नमस्कार साथियों, OAB99 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं एक नया वीडियो फिर लेकर हूँ जिसमें क्लास 10th साइंस का वीडियो है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रसायन विज्ञान के, जैसा हम लोग जानते हैं साइंस विषय में 3 भाग होते हैं, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो हम लोग इसमें 20 क्वेश्चन रसायन विज्ञान के देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें से सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन आता है, अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले हमको बताना है कि अम्ल क्षार एवं लवण की परिभाषा क्या है, और हाँ, इसके साथ साथ ही हम लोग उदाहरण भी दे देंगे एक दो कि वे पदार्थ अम्ल हैं जो खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू हुआ। ऐसे हम लोग उदाहरण दे देंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ, इस बच्चे को आता है। इसके बाद हम लोग का दूसरा क्वेश्चन आता है, धावन सोडा बनाने की विधि। तो हम लोग को धावन सोडा बनाने की विधि देखना है और उसके साथ में इसका उदाहरण भी हम लोग क्या करेंगे, दे देंगे कि इसका उदाहरण क्या है। उदाहरण के साथ साथ हम लोग ये बताएंगे कि क्या उपयोग है, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इन सब के बारे में हम लोग बताएंगे। फिर उसके बाद में हम लोग का तीसरा क्वेश्चन आता है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, यानी कि बेकिंग सोडा कैसे बनाया जाता है उसकी विधि को लिखेंगे। उसके बाद में इसके भी भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में लिख कर आएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन दोनों क्वेश्चनों को आप लोग ध्यान से याद कर लेना। इसके बाद हम लोग का चौथा क्वेश्चन आता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि। ब्लीचिंग पाउडर बनाने की भी हम लोग को विधि बताना है। इसको ब्रेंजक चोड़ के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग को ब्लीचिंग पाउडर की विधि लिखेंगे, इसके भी भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग लिखेंगे। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन आता है, पीओपी। तो पीओपी के बारे में भी हम लोग को लिखना है कि पीओपी बनाने की विधि क्या है। पेरिस ऑफ प्लास्टर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो उसका भी हम लोग देखेंगे कि पीओपी का बनाने की विधि क्या है और उसका उपयोग क्या है, भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है। इसके बाद हम लोग का पांचवा क्वेश्चन आता है, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। तो ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में हमको लिखना है और उसके उदाहरण के साथ बताना है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इस रासायनिक अभिक्रिया में होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया इस रासायनिक अभिक्रिया में होता है। फिर उसके बाद में हम लोग का छठवां क्वेश्चन आता है, विस्थापन अभिक्रिया उदाहरण सहित, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया को लिखना है, विस्थापन अभिक्रिया के साथ उसके उदाहरण भी देना है, रासायनिक समीकरण भी लिख देंगे और इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में हम लोगों का अगला क्वेश्चन आता है, नंबर 7 वाला क्वेश्चन। नंबर 7 में क्या है, धातु तथा अधातु में अंतर। धातु में तथा अधातु में अंतर क्या होता है। तो हम लोग को धातु के बारे में और अधातु के अंतर में हमको बताना है। तो धातु को हम लोग सिंपल से कह देंगे कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं धातु कहलाते हैं। वे पदार्थ या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ऐसे हमको 4-5 पॉइंट धातु और अधातु के अंतर के बारे में याद कर लेना है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, 8वां क्वेश्चन, सजातीय श्रेणी क्या है। सजातीय श्रेणी के बारे में बताना है कि सजातीय श्रेणी क्या है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हम लोग इसको भी ध्यान से देखेंगे और इसके क्वेश्चन के आंसर को हम लोग लिखेंगे। इसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, 9वां क्वेश्चन, जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बताना है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन आता है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। तो इसके बाद हम लोग संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को देखेंगे कि ये कौन सा हाइड्रोकार्बन होता है और इसके बारे में भी लिख के आना है। फिर उसके बाद में हम लोग का 11वां क्वेश्चन आता है। 11वां क्वेश्चन है एस्टरीकरण अभिक्रिया। एस्टरीकरण अभिक्रिया को हमको लिखना है, इसके समीकरण देना है। तो हम लोग एस्टरीकरण अभिक्रिया को भी ठीक से देख लेंगे क्योंकि ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को सही से देखेंगे। इसके बाद हम लोग का 12वां क्वेश्चन आता है, साबुनीकरण अभिक्रिया क्या है। साबुनीकरण की साबुनीकरण अभिक्रिया को लिखना है, इसके समीकरण को हमको देना है, साबुनीकरण के बारे में बताना है। फिर इसके बाद 13वां क्वेश्चन आता है, आईयूपीएसी नामकरण।
आईपीएससी नामकरण हमको बताना है। आईपीएससी नामकरण का मैं वीडियो कल अगले लेक्चर में बनाऊंगा, जिसमें मैं बताऊंगा कि आईपीएससी नामकरण क्या है। और आईपीएससी नामकरण को हम लोग को सही से देख कर जाना है, क्योंकि 2 आईपीएससी नामकरण हर वर्ष आते हैं। और आईपीएससी नामकरण बहुत ही आसान होता है, इसमें ज़्यादा कठिन नहीं होता, बस 2-4 बातों को हम लोग को जानना रहता है, वो हम लोग जान लेंगे तो आईपीएससी नामकरण आसानी से कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन आता है। 14 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी हमको बताना है। जैसा कि ये बहुत ही पहले के समय में बहुत ही प्रसिद्ध आवर्त सारणी थी, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी से पहले जो आवर्त सारणी आती थी, वो मेंडलीव की आवर्त सारणी आती थी और ये बहुत दिन तक चला था। फिर इसके बाद में हम लोग का दीर्घाकार आवर्त सारणी आ गई, जो हम लोग वर्तमान में इस समय पढ़ते हैं, वो हम लोग दीर्घाकार आवर्त सारणी पढ़ते हैं। तो वो भी इम्पोर्टेंट है, दीर्घाकार आवर्त सारणी, और उसके साथ में मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है ये भी इम्पोर्टेंट है। दीर्घाकार आवर्त सारणी का क्या होता है, विशेषता वो ज़्यादा पूछता है, तो उसकी विशेषता के बारे में हमको याद कर लेना है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषता क्या है। और इसका चार्ट बनाना हम लोग सीख लेंगे, क्योंकि जब हम चार्ट बना के आएंगे तो उसमें हम लोग को नंबर अच्छा मिल जाता है। कम लिखेंगे चल जाएगा, लेकिन चार्ट बना देंगे तो उसमें वो नंबर पूरा दे देता है। फिर उसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है नंबर 15 का, अम्ल एवं क्षार में अंतर। अम्ल और क्षार में अंतर बताना है कि अम्ल और क्षार में क्या अंतर है। तो अम्ल हम लोग जानते हैं कि वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्षार हम लोग भी जानते हैं कि वे पदार्थ जो कड़वे हमको लगते हैं क्षार कहलाते हैं। जिनका पीएच मान 7 से कम होता है अम्ल कहलाते हैं, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है क्षार कहलाते हैं। तो हम लोग को अम्ल और क्षार के इम्पोर्टेंस को और इसमें अंतर क्या है ये हम लोग याद कर लेंगे, जिससे हम लोग का फायदा होगा, क्योंकि अम्ल और क्षार के अंतर भी पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद में अम्ल और क्षार में पीएच मान भी पूछ लेता है कि पीएच मान क्या है। तो हम लोग अम्ल और क्षार के साथ साथ ही पीएच मान क्या है उसको भी लिख लेंगे, ताकि हमको पता रहे कि पीएच मान क्या होता है। फिर उसके बाद में हम लोग का 16वां नंबर क्वेश्चन आता है। 16वां नंबर क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स अभिक्रिया ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, BBI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस अभिक्रिया को जरूर याद करके जाना कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में हम लोग जानते हैं क्या होता है, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों प्रक्रियाएं होती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया देख लेना, ताकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं अगले वीडियो में आप लोगों को दूंगा कि ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, इन सभी के क्वेश्चन। तो इस वीडियो के बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग इस सब के आंसर के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग का अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17 आता है। 17 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 है, संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताना है और वियोजन अभिक्रिया के बारे में जब बताना है। संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। तो हम लोग इस रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग जब देखेंगे तो क्या होता है कि दो यौगिक जुड़ते हैं, सॉरी दो तत्व क्या होते हैं आपस में जुड़ के एक नया यौगिक का निर्माण करते हैं। वियोजन में क्या होता है, अलग होता है। वियोजन मतलब होता है अलग होना, तो ये सब क्रिया में अलग होते हैं। तो हम लोग को ये 17वां क्वेश्चन देखना है, संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया क्या है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 आता है। क्वेश्चन नंबर 18 में अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया क्या है। अभी वही जो रेडॉक्स अभिक्रिया थी, रेडॉक्स अभिक्रिया में ही अपचयन और उपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं। तो हम लोग को अपचयन की क्रिया क्या है और उपचयन की क्रिया यानी कि अभिक्रिया क्या है इसके बारे में जानना है। और इसके उदाहरण के साथ में हम लोग इसके उदाहरण भी देख लेंगे कि इसका उदाहरण क्या है। तो रासायनिक बिना उदाहरण दिए इसको लिखेंगे तो नंबर कम मिलेगा, तो इसलिए इसका रासायनिक उदाहरण जो होता है, रासायनिक समीकरण जो होता है उसको हम लोग पढ़ लेंगे, ताकि हम लोग एग्जाम में आसानी से लिख ले जाएं। और उपचयन के उदाहरण भी हम लोग याद कर लेंगे, क्योंकि उदाहरण के साथ जब लिखोगे तो आपको नंबर मिल जाते हैं आसानी से। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 आता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम लोग जानेंगे, एक होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब जो होता है किसी चीज को अलग करना, लेकिन द्विविस्थापन मतलब दो दो जगह विस्थापन हो। तो हम लोग क्या देखेंगे, द्विविस्थापन। और इसी के साथ साथ ही हम लोग क्या देख लेंगे कि विस्थापन, ये विस्थापन अभिक्रिया क्या है। तो हम लोग को द्विविस्थापन भी
और विस्थापन दोनों क्रियाएं देखनी है। फिर उसके बाद में हम लोग का लास्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? पीएच मान की परिभाषा लिखिए। पीएच मान की परिभाषा, जैसा कि हम बताए थे कि अम्ल और क्षार में अंतर, तो हम लोग यहीं पर ये भी बताए थे कि पीएच मान की परिभाषा लिखनी है और पीएच मान क्या है उसके बारे में। तो पीएच मान की हम लोगों को क्या लिखना है? परिभाषा लिखना है। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हो सके तो लिख लीजिए। AB 99 क्लासेस के थ्रू इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये है, आप एक बार यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लीजिए, जिससे आप लोगों को सारे क्वेश्चन आसानी से मिल जाए। और इसमें नए नए वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद में लाइक कर दीजिए, ताकि अगले क्वेश्चन के वीडियो जो हो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।